नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। आज 5 सितंबर को बाजार ने जबरदस्त रोलर कोस्टर दिखाया। निफ्टी 50 खुला तो ऊपर, फिर 200 पॉइंट गिरा और बाद में रिकवर करके वहीं 24,741 पर बंद हुआ, यानी एकदम फ्लैट क्लोजिंग। मार्केट में आज भी 24,750 के आसपास कड़ा रेजिस्टेंस मिला और नीचे 24,700 का सपोर्ट काम आया, यानी लेवल्स बिल्कुल काम करते दिखे। बैंक निफ्टी भी दिन भर हिलता डुलता रहा लेकिन आखिर में मजबूत क्लोजिंग दी। 54,000 के ऊपर टिकना इसके लिए बहुत जरूरी था और वो लेवल होल्ड हो गया। आईटी सेक्टर में आज बड़ी गिरावट आई। वजह यह है कि रात को अमेरिका का जॉब डेटा आने वाला है और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा खराब हो सकता है। इसी दर से इन्फोसिस और HCL टेक जैसे शेयर 1.5% से 2% तक टूटे। फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी और सर्विस सेक्टर लगभग फ्लैट रहे। वहीं FMCG में हल्की गिरावट, रियल्टी सेक्टर में जोरदार करेक्शन और ऑटो सेक्टर ने बढ़िया रिकवरी दिखाई। बाजार में अचानक दोपहर बाद जो रिबाउंड आया उसके पीछे वजह रही पॉजिटिव ग्लोबल संकेत और FIIs की सेलिंग का कम होना। कल तक जहां FIIs भारी बिकवाली कर रहे थे, अब GST सुधारों के बाद उनकी सेलिंग घट गई है। SBI की एक रिपोर्ट आई है कि GST रिफॉर्म से सरकार को 3,700 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा, लेकिन माना जा रहा है कि लंबे समय में सरकार दूसरे रास्तों से इससे ज्यादा वसूल लेगी। सरकार निर्यातकों को राहत देने के लिए एक नई स्कीम पर काम कर रही है। खासकर अमेरिका के 50% टैरिफ से जो एक्सपोर्टर्स प्रभावित हुए हैं उनके लिए जल्द कुछ कदम उठ सकते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत आए और मोदी जी से मुलाकात की। कई समझौते हुए जो भारत के व्यापार और निर्यात को बढ़ावा दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को कहा कि चीन पर दबाव डालो ताकि वो रूस का सपोर्ट बंद करे। साथ ही उन्होंने यूरोप से रूसी तेल खरीदने बंद करने की भी बात कही, लेकिन मीडिया ने उन्हें घेर लिया क्योंकि खुद यूरोप रूस से ज्यादा तेल खरीद रहा है, भारत से भी। भारतीय रुपया आज फिर रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया और 88.33 तक फिसल गया। हालांकि उम्मीद है कि GST रिफॉर्म्स लागू होने के बाद विदेशी निवेश वापस आ सकता है। VIX इंडेक्स में आज 10% की गिरावट आई, यानी बाजार की घबराहट थोड़ी कम हुई है। वहीं ऑटो स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली देखी गई। एशिया के ज्यादातर बाजार आज पॉजिटिव क्लोज हुए। जापान, चीन, हांगकांग, कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया सब हरे निशान पर बंद हुए। भारत और मलेशिया फ्लैट रहे। आज मार्केट में सबसे बड़ी हलचल एक फेक न्यूज की वजह से देखने को मिली। खबर ये फैली कि ट्रंप IT सेक्टर पर टैरिफ लगाने वाले हैं और इसी अफवाह से निफ्टी IT में लगभग 1.5% तक की गिरावट आ गई। असल में इस खबर की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं थी। बाद में क्लैरिफिकेशन भी आ गया कि अभी तक कोई भी नया टैरिफ लागू नहीं हुआ है, लेकिन र्यूमर का असर इतना था कि IT स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली दिखी और लाल कैंडल्स बन गई। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी नया टैरिफ लागू नहीं हुआ है, लेकिन चिंता यह है कि ट्रंप का रवैया देखते हुए कभी भी ऐसी खबर आ सकती है और मार्केट को बड़ा झटका लग सकता है। इसलिए IT कंपनी और एक्सपोर्ट से जुड़ी खबरों पर नजर बनाए रखना जरूरी है। आज SBI की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि नए GST रिफॉर्म से सरकार को हर महीने लगभग 3700 करोड़ और सालाना करीब 48,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस पर जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि सरकार इस नुकसान को मैनेज कर लेगी। उनका बड़ा पॉइंट था, भारत डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल खरीदता रहेगा, जिससे काफी बचत होगी और टैक्स का असर बैलेंस हो जाएगा। रशियन ऑयल भारत को अभी इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते दामों पर मिलता है। जैसे अगर ब्रेंट क्रूड $65 पर बैरल है तो रूस $60 से $62 पर बेचता है। अब यूरोपियन यूनियन और नेटो की पाबंदियों के बाद रूस भारत को और भी डिस्काउंट में, यानी लगभग $55 पर बैरल तेल दे सकता है। यानी सरकार एक तरफ GST कलेक्शन में नुकसान झेलेगी तो दूसरी तरफ सस्ते तेल से खर्च कम करके बैलेंस बना लेगी। सरकार के लिए असली मकसद यही है कि टैक्स और रेवेन्यू किसी न किसी सोर्स से आते रहें। अब कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसका बड़ा फायदा हुआ। Q1 में कंपनी की मार्जिन करीब 70% और प्रॉफिट 78% तक बढ़ गया। इसकी बड़ी वजह यही थी कि कंपनी रूस से सस्ता ऑयल लेकर उसे रिफाइन करके यूरोप में बेच रही है।
इंडियन ऑयल ने भी साफ कहा कि वो यूएस से तेल नहीं खरीदेगी बल्कि नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट से खरीदेगी, क्योंकि वहां से दूरी कम है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचता है। इससे उनकी मार्जिन में जबरदस्त ग्रोथ दिखी, 94% मार्जिन एक्सपेंशन और 93% प्रॉफिट ग्रोथ। बीपीसीएल के नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। रेवेन्यू फ्लैट रहा लेकिन मार्जिन 142% और प्रॉफिट 140% तक बढ़ गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में तो और भी धमाका हुआ। रेवेन्यू थोड़ा नीचे था लेकिन मार्जिन 566% और प्रॉफिट 548% तक पहुंच गया। तो साफ है कि सरकार का ये कदम काफी स्मार्ट है। जनता को भी महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी और सरकार को टैक्स का नुकसान कहीं और से रिकवर हो जाएगा। वहीं रिलायंस इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी रिफाइनरी कंपनियों को सस्ते रशियन ऑयल से भारी फायदा मिल रहा है। आज की सबसे बड़ी खबर खुद भारत सरकार की ओर से आई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगले 15 साल का पूरा रोड मैप जारी किया है, जिसमें साफ बताया गया है कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए किस किस टेक्नोलॉजी और हथियारों में बड़ा निवेश किया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि भविष्य की जंग आधुनिक तकनीक पर आधारित होगी, इसीलिए आर्मी के लिए नए टैंक, आर्टिलरी गन, एंटी टैंक मिसाइल और ड्रोन सिस्टम खरीदे जाएंगे। नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर शिप्स, डॉक, हेलीकॉप्टर और ड्रोन पर फोकस रहेगा, यानी आने वाले समय में हमारी नौसेना और ज्यादा आधुनिक और मजबूत बनेगी। एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट्स, यूसीएवीज यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पर निवेश होगा। साथ ही रडार और सैटेलाइट से जुड़ी तकनीक को भी अपग्रेड करने की योजना है। इस रोड मैप से जुड़े कई बड़े भारतीय कंपनियों के नाम सामने आते हैं, जैसे भारत फोर्ज, बीईएमएल, बीईएल, एलएनटी, मज़गाउन डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, एएएल, पारस डिफेंस, डेटा पैटर्न, सोलर इंडस्ट्रीज और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत का डिफेंस बजट फिलहाल करीब $75 बिलियन है, जो आने वाले समय में $100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है। यानी डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ और ऑर्डर्स दोनों तेजी से बढ़ने वाले हैं। डिफेंस कंपनियों के लिए सबसे अहम वक्त बजट का होता है, क्योंकि तभी सरकार साफ करती है कि किस साल कितना फंड मिलेगा और किस कंपनी को कितने ऑर्डर दिए जाएंगे। बजट से पहले दिसंबर-जनवरी के महीनों में डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स हमेशा चर्चा में आ जाते हैं। जियोपॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए भी भारत के लिए डिफेंस सेक्टर में निवेश बढ़ाना मजबूरी है। इसीलिए आने वाले सालों में डिफेंस सेक्टर और यहाँ काम करने वाली कंपनियां निवेशकों के लिए बड़ा मौका साबित हो सकती हैं। यूएस मार्केट जैसे ही खुला, डीजीएस ने ऑल टाइम हाई छू लिया और 52 हफ्तों का भी नया रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन तुरंत बाद वहां से तेज गिरावट आई, क्योंकि अमेरिका का जॉब डेटा बहुत खराब निकला और बेरोजगारी दर बढ़ गई। ये भारत के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि जब अमेरिकी बाजार में कमजोरी आती है तो एफआईआई यानी विदेशी निवेशक अपना पैसा भारत जैसे मजबूत और ग्रोथ वाले बाजारों में शिफ्ट करते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी करीब 70 से 80 पॉइंट ऊपर दिख रही है, जो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा संकेत है। पिछले 2 महीनों से एफआईआई लगातार इंडियन मार्केट में बेच रहे थे और उसी पैसे को यूएस मार्केट में लगा रहे थे, लेकिन अब गेम धीरे धीरे बदल सकता है, क्योंकि भारत फेस्टिवल सीजन में एंट्री ले चुका है और 22 सितंबर के बाद जीएसटी रिफॉर्म लागू होंगे, जिससे मांग और बिक्री दोनों बढ़ेंगी। एक ग्लोबल ब्रोकरेज सीएलएसए ने 3 बड़े भारतीय बैंकों एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और बंधन बैंक को चुनकर पॉजिटिव रेटिंग दी है। खासकर आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स पर इसका असर अगले हफ्ते दिख सकता है। एनालिस्ट की ताज़ा रिपोर्ट्स में 5 कंपनियों को स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग मिली है। इनमें एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आईटीसी शामिल हैं। हालांकि हर बार याद रखना जरूरी है कि सिर्फ रिपोर्ट देखकर बाय मत करना, पहले खुद रिसर्च करना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक पर 29 एनालिस्ट ने स्ट्रॉन्ग बाय दिया है, अल्ट्राटेक सीमेंट पर 27, आईसीआईसीआई बैंक पर 29, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर 24 और आईटीसी पर 23 एनालिस्ट ने स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दी है। मतलब ये कंपनियां फिलहाल मार्केट में मजबूत मानी जा रही हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी रही। स्टॉक 10% उछालकर ₹7.27 तक पहुंचा और लगातार तीसरे दिन अपर सर्किट लगाया। सिर्फ एक ही दिन में 8 करोड़ से ज्यादा शेयरों की ट्रेडिंग हुई, जिसकी वैल्यू लगभग 572 करोड़ रुपए रही। पिछले 5 दिनों में वोडाफोन आइडिया करीब 11% चढ़ चुका है, जबकि एक महीने में 5% से ज्यादा ऊपर आया है। हालांकि लंबी अवधि देखें तो इस साल अब तक इसमें 9% की गिरावट और पिछले 6 महीनों में लगभग 7.5% की गिरावट आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार वोडाफोन आइडिया में एक रणनीतिक निवेशक ला सकती है। ये निवेशक करीब $1 अरब यानी लगभग 8,800 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है और इसके बदले कंपनी में 12 से 13% हिस्सेदारी ले सकता है। बीएचईएल ने सिंगापुर की होराइजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीज के साथ 10 साल का एक्सक्लूसिव करार किया है। इस पार्टनरशिप के तहत भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रेन और रोलिंग स्टॉक बनाए जाएंगे। हालांकि जून 2025 की तिमाही में बीएचईएल का घाटा बढ़कर 455 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 211 करोड़ रुपए का घाटा था। खर्च बढ़ने की वजह से ये नुकसान और ज्यादा हुआ। कंपनी की आय मामूली बढ़कर 5,487 करोड़ रुपए रही।
आईपीओ मार्केट में हलचल बढ़ी है। अहमदाबाद की नैक पैकेजिंग ने आईपीओ के लिए सेबी के पास डॉक्यूमेंट जमा किए हैं। ये कंपनी प्रिंटेड और लैमिनेटेड पॉलीप्रोपिलीन बैग बनाती है। कंपनी आईपीओ से 475 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जिसमें से लगभग 435 करोड़ रुपए गुजरात में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर खर्च होंगे। बाकी राशि कॉर्पोरेट जरूरतों पर जाएगी। सिर्फ नैक पैकेजिंग ही नहीं, एल्डोराडो एग्रोटेक भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। ये कंपनी अपने श्रीकार सीड्स ब्रांड से काम करती है और आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके अलावा लीप इंडिया भी 2500 करोड़ रुपए का आईपीओ लाने की योजना बना रही है। अपोलो माइक्रोसिस्टम्स के शेयरों में बीते 5 हफ्तों में 85% की शानदार तेजी आई है। अगस्त की शुरुआत में ये 169 रुपए पर था और अब 300 रुपए से ऊपर बंद हुआ है। पिछले कुछ हफ्तों में इस स्टॉक का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कई गुना बढ़ा है। खास बात यह है कि हाल ही में अपोलो माइक्रोसिस्टम्स को डीआरडीओ ने MIGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन बनाने की भी मंजूरी दे दी है। शेयर बाजार में हर कोई यही सोचता है कि किस कंपनी में पैसा लगाया जाए ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। हाल ही में कई बड़ी ब्रोकरेज फर्मों ने 6 स्टॉक्स पर रिपोर्ट दी है, जिनमें 32% तक की तेजी की उम्मीद जताई गई है। सबसे पहले बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने इस शेयर पर बाय की रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस 1670 रुपए तय किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के ऑयल टू केमिकल्स बिजनेस और आने वाला रिलायंस जियो आईपीओ इसके लिए बड़े ट्रिगर साबित हो सकते हैं। एमके ग्लोबल ने यूरेका फोर्ब्स को बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस 725 रुपए रखा है, जो मौजूदा स्तर से करीब 24% ज्यादा है। फर्म का यह भी मानना है कि अगले 3 से 4 सालों में ये शेयर डबल हो सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने इटर्नल यानी जोमैटो और ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है। इसके लिए 420 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 29% ऊपर है। अभी इटर्नल का शेयर अपने ऑल टाइम हाई लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। स्विगी को लेकर भी मोतीलाल ओसवाल का नजरिया और पॉजिटिव हो गया है। पहले जहां न्यूट्रल रेटिंग थी, अब उसे बढ़ाकर बाय कर दिया गया है। इस शेयर का टारगेट प्राइस 560 रुपए रखा गया है, यानी मौजूदा स्तर से लगभग 32% रिटर्न की संभावना। डीएलएफ को लेकर जेफरीज का कहना है कि कंपनी के पास हाई क्वालिटी लैंड बैंक है और प्रोडक्ट डिलीवरी भी मजबूत है। इसी वजह से डीएलएफ का फोकस लगातार कैश फ्लो बढ़ाने पर है। इस शेयर के लिए 1000 रुपए का टारगेट प्राइस रखा गया है, जिसमें लगभग 32% की तेजी की संभावना दिख रही है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर पिछले 2 दिनों से करीब 13% गिर चुके हैं, लेकिन ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स अब भी इस पर भरोसा जता रही है। उन्होंने इस शेयर पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है और 72 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, यानी मौजूदा स्तर से करीब 19.5% ऊपर जाने की संभावना।